हेलो एवरीवन, अपने पिछले वीडियो के कंटिन्यूटी में चलते हुए आज हम सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा जनसंचार को आगे बढ़ाते हैं। इसमें उपग्रह के द्वारा संचार यानी कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट पर चर्चा करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जहां बहुत ज़्यादा विविधताएं और विषमताएं हैं, ये विविधता और विषमता भाषा से लेकर जाति, धर्म, समुदाय, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृतियों, मौसम, जलवायु, इनमें से किसी से भी संबंधित हो सकती है। तो यहाँ बहुत लोगों को एक साथ एक सूत्र में बांध के रखने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए उपग्रह बहुत ही अच्छा एक माध्यम साबित हुआ है। और उपग्रह के माध्यम से हम पूरे देश के और बल्कि सारे विश्व के किन्हीं भी चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहाँ किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, कहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सभी उपग्रह के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना संभव हो सका है। सुदूर इलाकों में जहाँ पर परिवहन और संचार के काफ़ी अभाव है, जहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी नहीं है, संचार की सुविधा भी बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी हम सैटेलाइट्स के माध्यम से टेलीविज़न चला करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे हमें काफ़ी सारी सूचनाएं मिल जाती हैं और इसी सैटेलाइट के कारण पूरी पृथ्वी पर एक नेटवर्क सा बन गया है, सूचना का एक जाल बन गया है, जिसके द्वारा हम किन्हीं भी तरह के संदेशों को, जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी इसके द्वारा ही संभव हो गई है। उपग्रह या सैटेलाइट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट हैं, कृत्रिम वस्तुएं हैं और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। छोटे छोटे ग्रह की तरह होते हैं और अपनी कक्षा में जब ये स्थापित हो जाते हैं और पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं, तब ये सारी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं और वापस भेजते हैं। इनका संचालन पृथ्वी से ही होता है। ऊर्जा प्रदान करने के लिए सोलर बैटरी लगाई जाती हैं। भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम या उपग्रह के कार्यक्रम चले थे, वो विशेष रूप से विकास के लिए चलाए गए थे और इनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा एवं जनसंचार ही था। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, आपने नाम सुना होगा, इसका प्रमुख उत्तरदायित्व है शोध कार्यों का आयोजन, क्रियान्वयन तथा प्रबंधन। उपग्रह केंद्र की स्थापना बेंगलोर में की गई 1969 में और इसका प्रमुख कार्य जो था वो उपग्रह तकनीक का विकास करना, अंतरिक्ष क्राफ्ट का डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और इंटीग्रेशन करना। भारत सरकार ने 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग को गठित किया, जिससे अंतरिक्ष के संबंधी शोध गतिविधियों को काफ़ी बल मिला, काफ़ी सहायता मिली। सबसे पहला जो उपग्रह हमारे देश से छोड़ा गया था वो 1975 में आर्यभट्ट नामक, जो हमारे देश के एक महान गणितज्ञ और अंतरिक्ष विज्ञानी थे किसी ज़माने में, बहुत सदियों पहले, आर्यभट्ट, उनके नाम पर ये उपग्रह छोड़ा गया। इसके साथ साथ ही दूसरा उपग्रह भास्कर था जो 1979 में पृथ्वी के अवलोकन के लिए छोड़ा गया। तो ये हमें तरह तरह के जंगलों, जल विज्ञान, बर्फ वाले क्षेत्र, जियोलॉजी, इससे संबंधित स्टडीज़ या सूचनाएं भेजता रहता था। इसके साथ ही इसने समुद्र तट, लैंड यूज़, समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन, इन सभी में भी काफ़ी सूचनाएं प्रदान की। इसके बाद में भास्कर सेकंड 1981 में छोड़ा गया और ये काफ़ी बड़े पैमाने पर काम करने वाला उपग्रह था। इन सभी उपग्रह को छोड़ने के लिए भारतीय अंतरिक्ष एप्लीकेशन सेंटर या इंडियन सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर ISAC की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। बेंगलोर में 1980 में रोहिणी सैटेलाइट या उपग्रह को बनाया गया और फिर रोहिणी सीरीज़ के कई उपग्रह छोड़े गए अंतरिक्ष में,
जिन्होंने इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की तरह काम किया। इसरो ने स्पेस एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की और उनका एग्जीक्यूशन किया, और इनका उद्देश्य था अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक का व्यवहारिक प्रयोग करना, ताकि इसका फ़ायदा आम इंसान को मिल सके, आम भारतीय नागरिक को मिल सके। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके टेलीकम्युनिकेशन शुरू किया, दूरसंचार शुरू किया, जिसकी वजह से दूरदर्शन या टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का काम शुरू हुआ। और इसीलिए इनकी सहायता से ही हम आज घर बैठे हुए टीवी पर सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में 1975 और 1976 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट उपग्रह निर्देशित दूरदर्शन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इसमें नासा से भी काफ़ी मदद ली गई, और इसमें एक्सपेरिमेंट जब इसका किया गया, इसको प्रारंभिक रूप से जब शुरू किया गया, तो भारत के लगभग 2400 गांवों में सामुदायिक दूरदर्शन सेट या कम्युनिटी टेलीविज़न सेट की स्थापना की गई। और इसमें जो राज्य शामिल थे उनमें बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इनको शामिल किया गया। इस प्रयोग में दूरदर्शन के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, कृषि, मनोरंजन और दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों ने भी इन कार्यक्रमों को अपने में शामिल किया और इनकी सराहना की। बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी चिन्हित किया गया जिन्होंने दूरदर्शन के माध्यम से या सैटेलाइट के माध्यम से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। योजना आयोग के काम भी साइट पर काम करना प्रारंभ किया, और लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए टेलीविज़न को सहायक बनाया गया, बहुत मदद लेकर के, और इस तरह के परिवर्तन किए गए। टेलीकम्युनिकेशन और दूरसंचार की सेवाएं, शुरू में जो टेलीग्राफ शुरू हुआ वो कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच ये सेवा शुरू हुई, जो 1851 में हुई थी। इसके बाद में धीरे धीरे इसमें प्रगति होने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में दूरसंचार सेवाओं में बहुत प्रगति हुई। 2000 में 2K में एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना की गई, जिसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL कहते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL ने पूरे देश में संचार व्यवस्था क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न की। हर एक व्यक्ति BSNL यूज़ करने लगा। मोबाइल सभी लोगों ने काम में लेना प्रारंभ किए। पहले टेलीफोन एक्सचेंज मैनुअल थे, बाद में इलेक्ट्रोमैकेनिकल बनाने लगे। उसके बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज शुरू हुए, जिससे नेटवर्क भी बहुत सुधरा और क्वालिटी वाइज भी दूरसंचार में या टेलीकम्युनिकेशन में काफ़ी सुधार हुए। इसके बाद टेलीफोन्स की संख्या की दृष्टि से भारत बहुत बड़ा दूरसंचार नेटवर्क बन गया, और इसमें धीरे धीरे इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग प्रक्रिया शुरू हुई। ISD सेवाएं शुरू की गई। नेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग भी बहुत ज़्यादा काम में ली जाने लगी। अंतर्राष्ट्रीय संचार के क्षेत्र में उपग्रह संचार और समुद्री जल के नीचे से स्थापित संचार काफ़ी सुविधाजनक रहे। ध्वनि युक्त और ध्वनि रहित दूर संचार सेवाएं, जिसमें से डेटा भेजना, फैंसी मोबाइल्स, रेडियो, पेजर्स और लीज लाइन सेवाएं सम्मिलित हैं, ये बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। और इसके साथ साथ ही ग्रामीण संचार सेवक योजना भी प्रारंभ की गई, जिसका शुभारंभ 2007 में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इसमें डाक विभाग से जुड़े हुए ग्रामीण डाकघर डिलीवरी एजेंट्स के माध्यम से काम करते हैं।
और जो स्वयं सेवक होते हैं वो ग्रामीण संचार सेवक कहलाते हैं और ये अपने बैग में मोबाइल, फैक्स, वायरलेस टर्मिनल लेकर के चलते हैं और घर घर जाकर के लोगों को इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। अब हम जानते हैं इंटरनेट के बारे में। संपूर्ण विश्व में विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीफोन लाइन की सहायता से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कंप्यूटर्स का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है और ये संचार प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी तरह की सूचना और संदेश को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं और ये वास्तव में बहुत सारे नेटवर्क्स को मिलाकर के बनता है और इसीलिए इंटरनेट कहते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे नेट भी कह दिया जाता है। इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका में 1969 में की गई थी और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया, फैल गया। इंटरनेट और ईमेल का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इससे बहुत सारी सुविधाएं मिली, सूचनाएं तुरंत ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगी। इसमें व्यक्ति को कंप्यूटर नहीं भी है तो इंटरनेट सुविधा आजकल मोबाइल से मिल जाती है। अगर आपके पास अपना इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से दी जा रही हैं। आजकल पढ़ाई इसी माध्यम से चल रही है। एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होने लगे हैं, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जाने लगे हैं। तो इंटरनेट की सहायता से ही ये सभी काम हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे नवाचार, विचार, तथ्य और सूचनाएं बहुत कम पैसे में, बहुत कम लागत में इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती हैं। इंटरनेट और इसका जो भी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट लिंक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीज़ों में, शोध के लिए भी और अन्य चीज़ों के लिए भी। इस महत्व को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इनमें सबसे आसानी के साथ दूसरे लोगों से जुड़ने और संपर्क करने की शक्ति है, क्षमता है। दुनिया भर की खबरें बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती हैं। व्यवसाय भी इससे बहुत आसानी से किया जा सकता है। कोई भी चीज़ें खरीदना, बेचना, शेयर बाज़ार की जानकारी, पैसों का लेन देन तक इंटरनेट के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। बैंक्स में भी सभी काम कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बैंकिंग कंपनियां पैसों का लेना देना, एक्सचेंज, भुगतान, ये सभी इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च और पढ़ाई का काम भी इंटरनेट की सहायता से हो रहा है और इसको एक शिक्षण सामग्री की तरह से ही काम में लिया जाने लगा है। अगर हम कहीं घूमना चाहते हैं, कुछ बुक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट की मदद से आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता और तुरंत ही सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। बहुत सारी बुकिंग्स हम इसके माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कई तरह के टिकट्स, होटल वगैरह, इनको भी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। और देश दुनिया की, सारे विश्व की खबरें तुरंत ही, पलक झपकते ही हमें इंटरनेट से उपलब्ध हो जाती हैं। इन सुविधाओं में सबसे पहला है पुशनेट, जो इंटरनेशनल मीटिंग्स के लिए स्थान है और इसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति अपना संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड को भेज देता है और अपने जानकारी का इंटरनेशनल लेवल पर एक्सचेंज कर सकता है। यूज़नेट या यूज़र नेटवर्क, ये कुछ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए, न्यूज़ ग्रुप्स के लिए या डिस्कशन ग्रुप्स के लिए काम में लिए जाते हैं। टेलनेट की सहायता से कोई भी व्यक्ति अपना कंप्यूटर नेटवर्क दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करके प्रयोग कर सकता है, यानी कुछ कंप्यूटर्स का आपस में नेटवर्क कनेक्शन करके और एक दूसरे की सूचनाएं एक दूसरे के साथ में शेयर की जा सकती हैं। और चौथी सुविधा जो इससे मिलती है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल की सुविधा, जिसमें संदेश को किसी भी व्यक्ति को भेजा जा सकता है और ये प्राप्तकर्ता के पास तुरंत ही पहुंच जाता है। और इसके लिए कंप्यूटर पर मैसेज टाइप करके और उसे
ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाता है। ये सभी सुविधाएं हैं जो सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदान की गई हैं, जिनके द्वारा हम आज के समय पर प्रसार को, संचार को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं और शिक्षण कार्य में बहुत प्रगति लेकर के आ सकते हैं।